हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्टडी वाई वे में स्वागत है। आज की क्लास हमारी ज्योग्राफी से होगी। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। इसके बारे में इतने टॉपिक्स हम समझेंगे, तो चलिए फिर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले घूर्णन अथवा दैनिक गति। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा में पृथ्वी अपने अक्ष के परितः चक्कर लगाती है, जिससे हम पृथ्वी का घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। ठीक है, घूर्णन दैनिक गति अथवा घूर्णन गति कहते हैं। समझ गए? कहने का मतलब है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाती है, जिससे हम जो ये पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिससे हम जो है उसका घूर्णन गति अथवा दैनिक गति कहते हैं। अगला है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। परिक्रमण क्या होता है? जैसे सूर्य अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, वैसे ही जो है सूर्य का भी चक्कर लगाती है। सूर्य का जो चक्कर लगाती है उसे हम उसका परिक्रमण गति कहते हैं, गति अथवा वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, इस जिस कक्षा में वो परिक्रमा करती है उसे हम भूकक्षा कहते हैं। समझ गए? ये टोटल जो है हमारा 24 घंटे का होता है। एक चक्कर पूरा जो है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर परिक्रमा जो है 24 घंटे में करती है। समझ गए? यानी पृथ्वी अपने अक्ष के परितः पश्चिम के पूर्व दिशा में लट्टू की भांति चक्कर लगाती है, तो उसे हम उसका घूर्णन गति कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा वृत्ताकार पथ पर या अंडाकार पथ पर करती है, तो उसे हम उसका परिक्रमण गति या तो वार्षिक गति कहते हैं। यानी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। एक भूकक्षा इसको बोलते हैं, जिस पथ पर वो परिक्रमा करती है, और ये 24 घंटे का होता है। ठीक है, चलिए सौर दिवस क्या होता है? सौर दिवस को दो तरीके से समझिए। सूर्य का उगना और फिर उगना। समझ गए? सूर्य का उगना और फिर उगने के बीच की अवधि को हम सौर दिवस कहते हैं। एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा, सूर्य को गतिहीन मानकर जब पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना, जब हम सूर्य को गतिहीन मान लें, को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों में की जाती है। तो उसे हम सौर दिवस कहते हैं। यानी सूर्य को गतिहीन मानकर जब पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की, यानी जो पृथ्वी जो परिक्रमण करती है सूर्य को जब गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों में की जाती है, यानी दिवसों में की जाती है, डेज में की जाती है, तो उसे हम उसका सौर दिवस कहते हैं। समझ गए? सौर दिवस कहते हैं। वही हमने बताया कि जब गणना करती है दिवसों में, एक दिन में, तो वही सौर दिवस होता है। यानी सूर्य का उगना, फिर से उगना, उसके बीच की जो अवधि होती है वो सौर दिवस कहलाती है। समझ गए? चलिए नक्षत्र दिवस क्या है? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि नक्षत्र दिवस कहलाती है। ठीक है, नक्षत्र दिवस जो है हमारा 23 घंटे 56 मिनट का होता है, और सौर दिवस जो हमारा है वो 24 घंटे का होता है। समझ गए? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने की अवधि नक्षत्र दिवस कहलाती है। ठीक है, समझ गए? 23 घंटे 56 मिनट का होता है
और सौर दिवस 24 घंटे का होता है। चलिए समझ गए, मिटाते हैं। अब हम पढ़ते हैं उपसौर और अपसौर। ऐसा होता है कि जब पृथ्वी जो है आपका सूर्य की परिक्रमा करती है, मान लीजिए, ठीक है, कि परिक्रमा करती है, तो परिक्रमा करते वक्त इसकी स्थितियां बदलती रहती हैं, ऐसे ऐसे, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे, ठीक है। परिक्रमा करते वक्त इसकी स्थितियां बदलती रहती हैं। जब सूर्य के सबसे नज़दीक पृथ्वी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पे होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपसौर। समझ गए। सूर्य जब सबसे नज़दीक, पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो वो स्थिति उपसौर कहलाती है, और जब से अधिक दूरी पे होता है तो वो स्थिति अपसौर कहलाती है। उपसौर जो है हमेशा 3 जनवरी को पड़ता है, अपसौर हमारा 4 जुलाई को पड़ता है। समझ गए। उपसौर हमारा 3 जनवरी को पड़ता है, अपसौर हमारा 4 जुलाई को पड़ता है। चलिए समझ गए इसको। पृथ्वी जब सबसे नज़दीक होती है तो उपसौर, सबसे दूर होती है सूर्य के तो अपसौर, उपसौर 3 जुलाई को, 3 जनवरी को, अपसौर 4 जुलाई को। चलिए अब पढ़ते हैं दिन और रात का छोटा बड़ा होना। समझिए, आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुके हुए है, और तथा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है, ये भी आपको पता है। अगर मान लीजिए ये दोनों में से कोई काम ना होता, अगर ये झुकी हुई भी ना होती और ये परिक्रमा भी ना कर रही होती, तो झुकी हुई ना होती तो सर्वत्र जो है दिन रात बराबर होता। समझ गए। और अगर ये परिक्रमा ना करती तो उत्तरी गोलार्ध में जो है, उत्तरी गोलार्ध यानी पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, 23.5 अंश पे कर्क रेखा ऊपर है उत्तरी, और 23.5 अंश पे मकर रेखा है दक्षिणी, ठीक है। तो ये उत्तरी गोलार्ध जो है, अगर ये उत्तरी गोलार्ध पर हमेशा दिन बड़े और रातें छोटी होती, दिन बड़े, और अगर ये परिक्रमा न करती तो दिन बड़े और रातें छोटी होती उत्तरी गोलार्ध में। वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटी होती, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी, और दक्षिण गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटी। इसके अलावा आपको ये पता है विषुवत रेखा पर सर्वत्र दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। सर्वत्र जो है दिन, ये किकला होता है, यहीं पे जो है सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकाश वृत्त जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। प्रकाश वृत्त जो है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो इसलिए सर्वत्र यहाँ दिन रात बराबर होते हैं। यहीं पे एक होता है दिन रात, बाकी हर जगह जो है दिन रात में अंतर पाया जाता है। बाकी हर जगह दिन रात में अंतर पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है सर्वत्र दिन और रात बराबर होती है, ठीक। चलिए, इसमें 2 स्थितियाँ होती हैं जिसकी वजह से दिन रात और बड़ा छोटा होना होता है। वो स्थिति होती है, बताते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर की स्थिति, और 23 सितंबर से 21 मार्च की स्थिति। 21 मार्च की स्थिति, 21 मार्च से 23 सितंबर की स्थिति क्या होती है कि सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है, इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे जो है दिन बड़े होने लगते हैं, यानी दिन, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश 12 घंटे प्राप्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे प्राप्त होता है, ये उसमें यहाँ पे, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटे प्राप्त होता है, यहाँ दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, ठीक है। इन्हीं के बीच में मार्च, अप्रैल, मई, जून आता है। आपको भी पता है कि कहा जाता है 21 जून की अवधि जो है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। समझ गए, कहा नहीं जाता। तो इसी अवधि में वही पड़ता है। तो इस अवधि में जो है यहाँ पे 12 घंटे से अधिक प्रकाश प्राप्त करता है, दिन बड़े होते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो ध्रुवों पर जो है 6 मंथ का दिन होता है, 6 मंथ का दिन होता है, ठीक।
ये आपको पता है यहाँ पे 12 घंटे से अधिक, 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में 12 घंटे से अधिक का हम सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं। यहाँ पे दिन बड़ी होती हैं और रातें छोटी होती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो ध्रुवों पर जो है 6 महीने दिन होता है, ठीक है। और ठीक वैसे ही जब 23 सितंबर से 21 मार्च आता है तो सूर्य का प्रकाश जो है दक्षिणायन होने लगता है, यानी जब दक्षिण में आने लगता है तो यहाँ पे जो है 12 घंटे से अधिक प्रकाश प्राप्त करता है। फिर 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक प्रकाश प्राप्त करता है। इस वजह से यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं, जस्ट ऊपर अपोजिट हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अपोजिट होता है, वहाँ रातें बड़ी होने लगती हैं, दिन छोटे होने लगते हैं। इधर जो है इधर 23 सितंबर से 21 मार्च के अवधि के बीच में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम दक्षिणी गोलार्ध में इधर आते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा 6 महीने दिन होने लगता है, समझ गए। जब इस बीच में हम रहते हैं 6 महीने ऊपर वाले 21 मार्च से 23 सितंबर, तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने जब दिन रहता है, उसी वक्त यहाँ 6 महीने रात होती है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव पर। और ठीक वैसे जब 23 सितंबर से 21 मार्च की अवधि में जब हम आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक का प्रकाश प्राप्त करते हैं, और यहाँ पे जो है दिन की अवधि बढ़ जाती है और रातें छोटी हो जाती हैं। और धीरे धीरे जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने रात होती है, समझ गए। दिन रात का बड़ा व छोटा होना। चलिए बोला ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करती है, ठीक है। अब सूर्य का जब परिक्रमा करती है तो इसकी परिक्रमण करती है तो इसकी स्थिति बदलती जाती है, समझ गए। इसकी स्थिति जब बदलती जाती है तो स्थिति कैसे बदलती है समझिए। सबसे पहले 21 जून की स्थिति आती है, 21 जून की स्थिति आती है। 21 जून में क्या होता है? पृथ्वी है। 21 मार्च के बाद जो है आपका सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है। मार्च से बाद अप्रैल मई जून, 21 जून आते आते सूर्य जो है कर्क रेखा पर, ये आपका कर्क रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ठीक है। ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें चमकने लगती है। इस वजह से इस दिन को सबसे बड़ा दिन कहते हैं, ठीक है। 21 जून की स्थिति जब धीरे धीरे 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो उत्तरायण होने की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में जो है ग्रीष्म अयनात आता है, ग्रीष्म अयनांत, ठीक है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो है गर्मी का मौसम आ जाता है 21 मार्च के बाद। जब सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो लंबवत चमकता है, तो इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में जो है गर्मी का मौसम आ जाता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश वो ज़्यादा प्राप्त करता है। इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम आ जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसी वक्त आप जब 21 जून के बाद से जो है जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होती है, ठीक है। इसीलिए आपने ये देखोगा जब हम लोग क्रिसमस का त्यौहार जो है ठंडी में मनाते हैं और वहाँ ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त गर्मी होती है। तो ये कहने का अर्थ है कि जब 21 मार्च से सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है। कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, स्थिति बदलने की वजह से ही है ये सब। जब स्थिति बदलती है तो कर्क रेखा कभी सामने हो जाता है सूर्य के, तो कर्क रेखा पर जब लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि भी बढ़ जाती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनात आ जाता है। उत्तरी गोलार्ध जो है गर्मी का मौसम चलता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है उत्तरी गोलार्ध में गर्मी। और एक स्थिति 22 दिसंबर की स्थिति, ठीक है। 21 सितंबर से 23 सितंबर से, ठीक है। जून के बाद से उत्तरी गोलार्ध में आपको पता है कि सितंबर जाते जाते जो है ठंडी का मौसम आने लगता है धीरे धीरे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस तरीके से ठंडी का मौसम धीरे धीरे आने लगता है। तो 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, ठीक है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इस वजह से जो है इधर दिन की अवधि बढ़ने लगती है और इधर जो है इस स्थिति को यहाँ पे क्या हो जाता है ठंडी और यहाँ पे गर्मी आ जाती है, ठीक है। इस स्थिति को हम शीत अयनात बोलते हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस वक्त ठंडी पड़ती है और 21 जून के समय गर्मी पड़ती है। क्यों गर्मी पड़ती है? क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा पर
समझ गए। आपको भी पता है कि कर्क रेखा भारत के पास से ही ऐसे भारत के पास से बीचों बीच में जो है गुजरता है, ठीक है। बीचों बीच से 8 राज्यों से होकर गुजरता है कर्क रेखा, तो ये आपको पता है। तो यहाँ पे जो है इस वक्त बहुत भयंकर, अपने वहाँ तो गर्मी बहुत भयंकर, क्योंकि पूरा लंबवत एकदम सूर्य जो है पृथ्वी भारत में बीचों बीच में कर्क रेखा पड़ता है, तो यहाँ लंबवत चमकता है। तो इस वक्त हमने क्या बताया, 21 जून की स्थिति, 21 मार्च के बाद जो है सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है, तो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति में ऊपर जो है ग्रीष्मायनात आ जाता है और जो है गर्मी का मौसम होता है। इस स्थिति को बता दिया हम। दिन की अवधि बड़ी होती है और रातें छोटी होती हैं। और 22 दिसंबर की अवधि में क्या होता है कि जब जो है 23 सितंबर के बाद सूर्य जो है दक्षिणी अयनात में जाता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इधर की जो है 12 घंटे से अधिक सूर्य का प्रकाश मिलता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इधर जो है दिन की अवधि बड़ी होती है और रातें छोटी होती हैं। 12 घंटे से अधिक प्रकाश इधर मिलने लगता है, तो इधर दिन की अवधि बड़ी हो जाती है। इधर जो इस स्थिति को हम शीत अयनात कहते हैं, समझ गए। और एक स्थिति और आती है 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। ये स्थिति ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे जो है ये सूर्य की प्रकाश जो है विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, तो इसमें सर्वत्र दिन रात बराबर, इसलिए इसको हम दिन और रात सर्वत्र बराबर होते हैं, क्योंकि बीच में एकदम पृथ्वी के बीचों बीच हिस्से पे जो है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो इधर और उधर दोनों स्थितियों में जो है प्रकाश जो है बराबर मिलता है। तो इससे समरात, दिन रात बराबर, जैसे समरात दिन कहते हैं इस स्थिति को, ठीक है, समरात दिन कहते हैं, ठीक है। 21 मार्च की स्थिति को हम बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर की शरद विषुव कहते हैं, समझ गए। इतना समझ गए। 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। और इतना आप गेस कर लीजिएगा अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो, कि जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगी तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, और मकर रेखा पर लंबवत चमकेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर, और जिधर सूर्य की प्रकाश चमकता है लंबवत उधर गर्मी होती है। यानी 21 जून के समय, मार्च के समय जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है, कर्क रेखा पर जब लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में जो है गर्मी का मौसम होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी होती है। और जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी होती है, ठीक है। इस वजह से ऐसे जो है ऋतु परिवर्तन होता है। 3 स्थितियाँ होती हैं, 21 जून को, 22 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति, ठीक है। चलिए अब क्या है, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है आपको ये पता है। सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य, इनके आकर्षण शक्तियों से, सूर्य और पृथ्वी के आकर्षण शक्तियों से, जब सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों से पृथ्वी पे जो धरातल पे जल है या समुद्र है, उनके जल के ऊपर उठने और गिरने की स्थिति को हम ज्वार भाटा कहते हैं, समझ गए। सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के द्वारा फिर धरातल पर उपस्थित, पृथ्वी पर उपस्थित जल के ऊपर उठने और गिरने की स्थिति को हम ज्वार भाटा कहते हैं, समझ गए। चलिए अब ज्वार भाटा कैसे होता है, देखिए ज्वार भाटा क्या होता है, 2 स्थितियों में अलग अलग होता है। एक होता है दीर्घ ज्वार, ठीक है, एक दीर्घ ज्वार होता है, एक लघु ज्वार होता है। दीर्घ ज्वार कब आता है, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ठीक है, सूर्य, ये तीनों एक सरल रेखा में हो, ठीक है। तीनों जब एक सरल रेखा में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इस समय दोनों का जो है, सूर्य और चंद्रमा का जो है आकर्षण बल जो है सबसे ज़्यादा अधिक प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा में होता है। इस दिन जो है दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है, हमें दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है, क्योंकि एक सीधी रेखा में तो दोनों की आकर्षण शक्तियों का प्रभाव जो है पृथ्वी पर पड़ता है, तो इस दिन दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति जो को हम सिजीगी बोलते हैं या युति वियुति बोलते हैं, युति वियुति, ठीक है। युति को जो है हम सूर्य ग्रहण से भी जोड़ते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं, और वियुति को जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए,
और इसके अलावा एक स्थिति और आती है जब जो है पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य तीनों समकोण पर होते हैं। ठीक है, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी, तीनों समकोण पर होते हैं। तो यहाँ पे जो है इन दोनों की शक्तियाँ सम्मिलित रूप से पृथ्वी की तरफ न जाके ये विपरीत आकर्षण शक्ति है, ये आपस में विपरीत कार्य करने लगता है। तो जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो है निम्न ज्वार का, लघु ज्वार का अनुभव होता है। जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर काटने लगते हैं तो इस स्थिति में लघु ज्वार का अनुभव होता है। ठीक है, समझ गया? एक बार समझिए, लघु ज्वार का अनुभव होता है। अब समझिए, जो दीर्घ ज्वार होता है वो ज्यादातर पूर्णमासी या अमावस्या को आता है। दीर्घ ज्वार जो है पूर्णमासी या अमावस्या को आता है। ठीक है, और लघु ज्वार जो है सप्तमी या अष्टमी को आता है, जिसको शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, दीर्घ ज्वार जो है पूर्णमासी या अमावस्या को आता है, और लघु ज्वार जो है सप्तमी या अष्टमी को आता है। समझ गए ये चीज? चलिए आगे चलें। अब है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब जो है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। ठीक है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है, बल्कि पृथ्वी की परछाई पहुंचती है। ठीक है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा पाता है, इसलिए ये जो है इस स्थिति में जो है हमारा चंद्र ग्रहण होता है। हिंट ले लीजिए, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, उसके बजाय पृथ्वी की परछाई पहुंचती है, तो उस स्थिति को चंद्र ग्रहण होता है। समझिए? और जस्ट यहां अपोजिट है, यानी कि यहां चंद्रमा आ जाए और वहां पृथ्वी हो जाए। तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में जो है जब चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पहुंचेगी, इस स्थिति में जो है सूर्य ग्रहण होता है। समझ गए? सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। ये समझ गए? सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को लगता है। वैसे तो हर महीने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगना चाहिए, लेकिन पृथ्वी जो है, चंद्रमा जो है 5 अंश झुकाव लिए हुए है। ठीक है, तो कई बार पृथ्वी से चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी से आगे निकल जाते। इस वक्त जो है, इसलिए जो है हर पूर्णमासी या हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता। वैसे 7 साल में 7 सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ते हैं। ठीक है, ये 5 डिग्री जो सेल्सियस, 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो झुकाव लिए हुए है, 5 डिग्री जो झुकाव लिए हुए, इसकी वजह से जो है चंद्रमा जो है पृथ्वी से कई बार चक्कर लगाते के समय में आगे निकल जाती है। इस वक्त जो है हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता और हर पूर्णमासी को, पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता। समझ गए? चलिए, सारे टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लीजिएगा, कोशिश किया है बताने के लिए, अगर कुछ छूटा होगा तो फिर से बता देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने क्लास अटेंड किया। एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक बार समझने की कोशिश करेंगे, पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।